हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 120। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 120 है। इस पे बात करेंगे हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीडियाट्रिक एंड चाइल्ड नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड चाइल्ड नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं हमने यहाँ से। अक्सर एग्जाम्स में आपके एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन लिए हमने। और आपका यहाँ से काफ़ी रिविजन्स भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके रिविजन्स के लिए रखे गए हैं। ओके, तो ध्यान रखें आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने आंसर जरूर बताएं। ओके, कमेंट करके अपने आंसर जरूर बताया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। सभी क्वेश्चन जितने यहाँ पर लिए गए हैं ये सभी पूछे गए क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम्स में यहाँ से जरूर एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाए डायरेक्टली, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर वो एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। विटामिन ए की कमी की चरम अवस्था क्या है? व्हाट इज द पीक स्टेज ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी? ऑप्शन पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं आप। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या? ऑप्शन बी, क्रेटोमलेशिया। क्रेटोमलेशिया ये विटामिन ए की चरम अवस्था है, जब विटामिन ए की अत्यधिक मात्रा में, कैसी अत्यधिक मात्रा में जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में, तो कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी? क्रेटोमलेशिया उत्पन्न हो जाएगी। ये भी एक प्रकार का जीरोफेथैल्मिया डिसीज है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से जीरोफेथैल्मिया हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में क्या होती है? अंधता आ जाती है। क्या? अंधता। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? क्रेटोमलेशिया डिसीज हो जाती है। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब चलिए थोड़ा इसमें पॉइंट समझ लेते हैं। क्रेटोमलेशिया इसका राइट आंसर होगा, ये लिखा है कॉर्नियल अल्सर। और जब ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्रेटोमलेशिया ऑप्शन में होगा, तो सही आंसर माना जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो ये आंसर सही माना जाएगा। ये लिखा है कॉर्नियल अल्सर, ठीक है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में जब विटामिन ए की कमी होती है तो दोनों डिसीजेज हो जाती हैं। ये लिखा है क्रेटोमलेशिया और कॉर्नियल अल्सर। ओके, यहाँ पर समझ लेते हैं। द एंड ऑफ द कॉर्नियल अल्सरेशन एंड द क्रेटोमलेशिया इज कॉर्नियल स्कैरिंग। अगर जिस भी बंदे को ये दोनों डिसीजेज हो जाती है, मतलब होंगी किसको? जिसके बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बच्चा हो या एडल्ट हो, उस पर क्या हो, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगी? विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो ओके, तो क्या हो जाएगा लास्ट में? उसको कॉर्नियल स्कैरिंग हो जाएगी। क्या? कॉर्नियल स्कैरिंग। ये भी एक प्रकार की डिसीजेज है जो विटामिन ए की कमी के बाद, अगर ये डिसीजेज हो जाती हैं दोनों आपको, ये वाली कॉर्नियल अल्सर और क्रेटोमलेशिया, तो आपको निश्चित है कि ये डिसीजेज होगी। इसमें होता क्या है? इस वाली डिसीजेज में होगा क्या? क्रेटोमलेशिया और ये जो कॉर्नियल अल्सर लिखा है, इनके बाद होता क्या है? कुछ ही दिनों में आपका जो कॉर्निया है वो डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। आपका कॉर्निया, जो आपकी आंखों में कॉर्निया है, ये क्या है? पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, कुछ ही दिनों में डैमेज हो जाएगा। अगर आपको कॉर्नियल स्कैरिंग हो गया तो ये पूरी तरह से क्या होता है? पिचक जाता है। जो आपकी आंखें हैं ना, आपने देखा होगा किसी किसी की आंखें एकदम छोटी छोटी हो जाती है और वाइट सी हो जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब उनका जो कॉर्निया है वो पूरी तरह से डैमेज होके फूल जाता है, सूजन आ जाती है, सफ़ेद कलर का हो जाता है। ओके, तो ये क्रेटोमलेशिया कहें या कॉर्नियल अल्सर कहें या कॉर्नियल स्कैरिंग, ये तीनों में ऐसा होता है। लेकिन जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, कॉर्नियल स्कैरिंग, ये होता कब है? इनके बाद होता है। पहले आपको ये डिसीजेज होंगी जो अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए की कमी के कारण होती है, फिर लास्ट में इसी की वजह से इसका जो रिजल्ट आता है ना, इसके परिणाम स्वरूप आपको ये हो जाएगी कॉर्नियल स्कैरिंग। इसमें क्या होता है? तुरंत डैमेज हो जाएगा। कॉर्नियल स्कैरिंग जब होता है बंदे को, किसी को, तो तुरंत डैमेज हो जाता है। और क्रेटोमलेशिया और जो कॉर्नियल अल्सर है, इसमें क्या होता है? थोड़े दिनों बाद, कुछ ही दिनों बाद जो आंखों का कॉर्निया होता है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की आंखें जो होती हैं वो सफ़ेद कलर की हो जाती है एकदम, और घाव जैसे नज़र आने लगते हैं, और ये पूरी तरह से लटक आती है और वाइट कलर की हो जाती हैं और छोटी सी हो जाएंगी आंखें। तो इसी को कहते हैं भैया ये डैमेज हो गया, कॉर्निया उनका डैमेज हो गया। वो होता किसकी वजह से? इसकी वजह से होता है, जो ब्रैकेट अब जो आप जिसमें हम गोला कर रहे हैं, ठीक है, ये होता है क्रेटोमलेशिया की वजह से और कॉर्नियल अल्सर की वजह से। ये दोनों जो बीमारियां लिखी हैं यहाँ पर, ये अत्यधिक मात्रा में जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी आपकी आंखों में। ओके, जब भी आपसे पूछा जाए 2 साल से 3 साल या 5 साल तक के बच्चों में अंधता का कारण कौन सी बीमारी है, तब आप बताएंगे जीरोफेथैल्मिया। क्या बताएंगे? जीरोफेथैल्मिया। तो ध्यान रखें
और जब भी आपसे पूछा जाएगी अत्यधिक मात्रा में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस तरह दिए जाएंगे ऑप्शन, अत्यधिक मात्रा में जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी हो जाएंगी, ये वाली। इसमें होता क्या है, कॉर्निया ही डैमेज हो जाता है कुछ दिनों बाद। ओके, तो ध्यान रखना है। और आंखों की जो मसल्स होती है, क्षमता होती है, वो लटक आती हैं और उनको ब्लर दिखाई देने लगता है, धुंधला दिखाई देने, और जीरोफेथैल्मिया का ही एक टाइप है। ओके, ध्यान रखना है। ये सभी जितनी आप इस पर मेंशन है ना विटामिन, ये जितने भी ऑप्शन मेंशन है यहाँ पर, ये सभी विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी ना, तो बी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। क्या, क्रेटोमेलेसिया या ये लिखा है कॉर्नियल अल्सर। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ ले फिर आंसर बताएं। कितने वजन वाले शिशुओं के लिए खुले इंक्यूबेटर का प्रयोग किया जाता है? हाउ मच वेट इज एन ओपन इंक्यूबेटर यूज्ड फॉर इन्फेंट? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, बताएं अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं ऑप्शन सी पर है। 1000 से 1500 ग्राम तक का जो अगर बेबी है उसके लिए खुले इंक्यूबेटर का यूज किया जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप इस पर? 1000 या 500, ये लिखा है 1500 ग्राम लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो बेबी कितने कितने का है, 1.25 kg, 1.5 kg। इसका मतलब वो 1 से 1.5 किलो के बीच में, केजी में जरूर लिख लेना, हो सकता है आपके एग्जाम्स में केजी में आ जाए। तो 1 kg से 1.5 kg के बीच में, 1 किलो से 1.5 किलो के बीच में। ओके, 1 kg से 1.5 kg के बीच में अगर उसका वेट है तो उसको किस इंक्यूबेटर में रखा जाएगा? खुले इंक्यूबेटर में रखा जाएगा। ओके, ये आंसर जैसा लिखा है उसी तरह याद कर लें। अब यहाँ पर समझते हैं कि इंक्यूबेटर कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार के इंक्यूबेटर का यूज किया जाता है। ओके, ओपन इंक्यूबेटर जिसको कहा जाता है हिंदी में खुले इंक्यूबेटर या खुला इंक्यूबेटर। दूसरा होता है बंद इंक्यूबेटर जिसे क्लोज इंक्यूबेटर कहते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर परिवहन इंक्यूबेटर। परिवहन का मतलब होता है पोर्टेबल इंक्यूबेटर। पोर्टेबल का मतलब होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे लेके जा सकते हैं। ओके, ये परिवहन वाला होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं उस इंक्यूबेटर को। इनमें क्या होता है, बेबी को रखा जाता है उनकी हालत और कंडीशन के हिसाब से। प्रत्येक के अलग अलग फायदे होते हैं और सीमाओं के साथ उन्हें अलग अलग प्रकार से डिजाइन भी किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें या फिर अपना आंसर बताएं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए सभी हैं, 2016-17 के नर्सिंग एग्जाम्स के क्वेश्चन लिए गए। ओके, ये क्वेश्चन किसी की भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। आप ये मत समझा करें कि यूपी के लिए आता है कि एमपी के लिए है कि हरियाणा के लिए है कि पंजाब के लिए है कि जम्मू कश्मीर के लिए। कोई भी क्वेश्चन जब आपका सिलेबस अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो आप मोदी ही बताएंगे। ओके, ये नहीं बताएंगे कि झारखंड वालों के लिए अलग होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि महाराष्ट्र वालों के लिए अलग होगा। तो सभी का आंसर एक ही होता है, केवल आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, नवजात शिशुओं में एयर वे के साफ करने के लिए साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इन सभी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मैनुअल सक्शन मशीन का यूज किया जाता है और म्यूकर सकर्स का यूज किया जाता है। म्यूकस लिखा है यहाँ पर, पेंगुइन सकर्स का यूज किया जाता है। ओके, तो नवजात शिशु में एयरवे को साफ करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ये तीनों का यूज किया जाता है। आपसे एग्जाम्स में एक ही दिया जा सकता है, एक ही पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ये तीनों याद कर लेने चाहिए। ओके, नवजात शिशु में एयरवे को साफ करने के लिए होता क्या है, जो नवजात शिशु होते हैं उनके मुंह पे नाक पे क्या होती है, बलगम जैसे जमी होती है, या जब वो क्या होते हैं डिलीवर्ड होते हैं, बॉर्न होते हैं, तब इनका यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर समझेंगे पहले कहाँ पर इसको साफ किया जाएगा। यहाँ पर पढ़ लें आप, क्लियर वे के लिए सक्शन माउथ फर्स्ट। पहले जो सक्शन इंसर्ट किया जाएगा, कहाँ की सफाई की जाएगी, मुंह की जाएगी, माउथ में इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। मुंह की सफाई की जाएगी, फिर उसके बाद नजल्स की जाएगी, मतलब नोज की जाएगी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये M बिफोर N, मतलब माउथ में पहले किया जाएगा, नोज में बाद में किया जाएगा। MN आप याद रख लें ट्रिक के माध्यम से, क्या MN पहले माउथ में यूज किया जाएगा इन सकर्स का, बेबी का जो एयरवेज को साफ करने के लिए। एयरवेज का मतलब ये होता है बेबी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि मिकोनियम्स और भी कई तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड होता है जो डिलीवरी के बाद या और भी कई कारण होते हैं जो जम जाता है, ठीक है। तो उनकी मुंह में लिक्विड बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, आपको पता है, मैंने कई बार बताया भी है आपको। तो इसको साफ करने के लिए उनके, ताकि उसको बेबी को अच्छी ऑक्सीजन
ऑक्सीजन या अच्छे से वो ऑक्सीजन ले सके, ओके, और ऑक्सीजन छोड़ सके, तो उसके लिए क्या करना होता है, इन सकर्स का यूज किया जाता है, पेंगुइन, म्यूकस और मैनुअल्स, इनका यूज किया जाता है। तो ध्यान में रखना है, पहले कहाँ इंसर्ट किया जाएगा, तो पहले माउथ में फिर नोज में, पहले माउथ की सफाई की जाएगी बाद में नोज की। तो आप इस तरह इंग्लिश लेटर के हिसाब से याद कर ले, MN माउथ फर्स्ट एंड आफ्टर डेट N, ओके, MN माउथ एंड नोज, तो पहले M आएगा तो माउथ करेंगे, ओके। तो इस हिसाब से याद करना आप। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे मेंशन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति कब स्वीकार की गई थी? व्हेन वाज द नेशनल चिल्ड्रंस पॉलिसी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? 1974, 1974, ये इसका राइट आंसर है। कई बार हमने बताया भी है, मोस्टली आपने भी इसका आंसर पता होगा, सभी लोगों को, सभी ने आंसर भी इसके जवाब सही दिए थे। पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को दिया भी था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेंटावलेंट वैक्सीन की कुल कितनी खुराक बच्चों को दी जाती है? व्हाट इज द टोटल डोज ऑफ द पेंटावलेंट वैक्सीन गिवन टू चाइल्ड? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी, 3 खुराक दी जाती हैं, 3 डोज दी जाती हैं, किसमें? पेंटावलेंट वैक्सीन में, ओके। पेंटावलेंट वैक्सीन में कितनी वैक्सीनें आती हैं भैया? 5 वैक्सीनें आती हैं। कितनी? 5 वैक्सीन आती हैं पेंटावलेंट वैक्सीन। पेंटा का मतलब होता ही है 5, कितना होता है? 5। हेक्सा का मतलब 6 होता है, ओके, तो ध्यान रखना है। पेंटा का मतलब 5 होता है, तो 5 वैक्सीनें आती है इसके अंतर्गत। अब समझ लेते हैं नीचे थोड़ा इसके बारे में। टोटल डोज 3 दी जाती हैं। कौन कौन सी वैक्सीनें आती हैं? डीपीटी में डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, ओके, 3 ये हो गई। एक चौथी नंबर की हेपेटाइटिस बी लिखी है, ठीक है, ये हो गई। HIV ये लिखा है, इन्फ्लुएंजा हेमोफिलस, ये लिखा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है। तो 3 ये हो गई, एक ये, ठीक है, 3 2 3, 1 4 1 5, ठीक है। तो ये 5 वैक्सीन आएंगी किसके? पेंटावलेंट के अंतर्गत। आपसे एग्जाम्स में यही पूछ सकता है एग्जाम्स में कि पेंटावलेंट में कितनी वैक्सीनें आती हैं, तो आपका आंसर होगा 5 वैक्सीनें इसके अंदर समाहित होती हैं, इंक्लूड होती हैं, ओके। ये ज़्यादातर किन देशों में यूज की जाती है पेंटावलेंट वैक्सीन? आपको बता दें, जो भी विकासशील देश होते हैं, जैसे कि मान लो कि गरीब देश हैं, विकासशील देश उन्हीं को कहा जाता है जो अग्रसर हो रहे हैं विकास की ओर, ठीक है, उन्हीं को विकासशील कहा जाता है। डेवलप कंट्रियाँ, विकसित कंट्रियाँ वो कंट्रियाँ होती हैं जो पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को या मूलभूत जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन्हें प्राप्त कर लेती हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? विकसित देश कहा जाता है। जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप में सारी लगभग कंट्रियां क्या है? विकसित हैं। जैसे अपने भारत को कहा जाए तो ये क्या है? विकासशील देश है। पाकिस्तान विकासशील देश है, नेपाल विकासशील देश है, श्रीलंका विकासशील देश है, भूटान विकासशील देश है, अफगानिस्तान विकासशील देश है। लेकिन भारत क्या है? इस समय पर ये विकासशील देश से ऊपर उठ चुका है, ठीक है, तो इसलिए हम भारत को विकासशील अब देश ना कह के कुछ दिनों में क्या होगा? 2025 में भारत विकसित देश बन जाएगा पूरी तरह से, ओके। 2025 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, क्योंकि ये अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर लेगा। वैसे सभी देश पूरा कर लेते हैं, लेकिन बात ये होती है वो कितने लोगों तक पहुँची है, क्या वो सभी लोगों तक पहुँच गई हैं? तब उसे कहा जाता है कि हाँ वो विकसित देश हो गया और ज़रूरत की हर एक चीज़ हर व्यक्ति को उपलब्ध है। जैसे हॉस्पिटल, रोड, गाड़ी, खाने पीने की चीज़ें, कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, ये चीज़ें मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। ये सभी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, वहाँ की एजुकेशन कैसा, ये होता है विकास विकसित देशों के लिए, ओके। तो इंडिया ये अचीविंग करने में लगा है और अच्छे प्रयास कर रहा है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें आप, फिर आंसर बताएं। फ्लैग साइन किस रोग का सूचक है? आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट डिसीज इज अ फ्लैग साइन इंडिकेटिव ऑफ? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? क्वेसरकर। क्वेसरकर डिसीजेज में क्या होता है? फ्लैग साइन देखने को मिलते हैं। इस पे होती क्या है? ये प्रोटीन की कमी से बीमारी हो जाती है। कौन सी? क्वेसरकर। इसी में जो साइन देखने को मिलते हैं उसी को फ्लैग साइन कहा जाता है। ये मान लो कि आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, तो इस पे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, इनके जो बाल होते हैं वो झंडा कलर पे हो जाते हैं। झंडा कलर से इसी को कहा जाता है। झंडा कलर का मतलब पूरा तिरंगा नहीं बन जाता, ठीक है, यहाँ पर हल्के ब्राउन हो जाएंगे, यहाँ पर हल्के वाइट हो जाएंगे, यहाँ पर हल्के ब्लैक हो जाएंगे, फिर ब्राउन हो जाएंगे, फिर मतलब हल्के से सुनहले कलर के होंगे, फिर ब्राउन हो जाएंगे। इनका पेट क्या होता है? निकला होता है। प्रोटीन की कमी से कारण ये भी चीज़ें होती, पेट बहुत बाहर सा निकला होता है, ओके। और ये कई रोगों के लक्षण होते हैं, लेकिन आप प्रोटीन की स्पेशली समझेंगे, ओके। जब भी आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम्स में, 14 साल के बच्चों के लिए कौन सी चीज़ या कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है जो विकास के लिए, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, 14 साल तक के बच्चों के लिए? तो आपका आंसर होगा प्रोटीन,
प्रोटीन उनके 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो मात्रा में ज़रूरत होती है वो प्रोटीन की होती है। ओके, तो ध्यान में रखना है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में प्रोटीन की खोज किसने की थी। कमेंट बॉक्स में बताना, इससे हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। ओके, प्रोटीन की खोज करता कौन है। नेक्स्ट है यहाँ पर आप समझ लें, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है? व्हाट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज आल्सो नोन एज द सीरम हेपेटाइटिस? क्या होगा इसका राइट आंसर? कई बार हमने बताया भी था, सीमिन की वजह से हो जाता है, स्पर्म की वजह से हो जाता है। अगर आपके माइंड में पिन कर रहा हो बातें जो हमने बताई है, वेजाइनल फ्लूइड के माध्यम से, सीरम स्पर्म के माध्यम से, ब्लड के कंटेक्ट से भी ऐसा हो जाता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है सीरम, वेजाइनल फ्लूइड और भी कई प्रकार से होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी होगा। ओके, इतना हिंट आपके लिए काफ़ी था। आपको बताया था हमने पिछले वीडियो में, कल ही बताया था, इसके पहले भी 2-3 वीडियोस में पूरे पैसेज कवर किए हमने हेपेटाइटिस से रिलेटेड। ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है वो हेपेटाइटिस बी को जाना जाता है। हेपेटाइटिस बी को जाना जाता है क्योंकि क्या होता है, ये सीमेन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? सीमेन, स्पर्म, वेजाइनल फ्लूइड एंड सेक्सुअल कंटेक्ट के माध्यम से भी ये हो सकता है। ओके, तो इसकी रोकथाम कैसे की जाती है? इस पर वैक्सीन दी जाती है, आपको पता है हेप बी वैक्सीन दी जाती है, जैसे कि पेंटावलेंट मैंने बताई अभी। ठीक है, पेंटावलेंट के अंतर्गत क्या थी? डीपीटी के बाद HEP-B लिखा था। ठीक है, उसी का मतलब है हेपेटाइटिस बी दी जाती है। और ये होती कि कौन से वायरस की वजह से? ये RNA वायरस होता है कि DNA? ये भैया DNA वायरस होता है। कौन सा वायरस? DNA वायरस होता है। और DNA कौन सा वायरस होता है? सिंगल वाला कि डबल वाला? DNA बस इतना ही ध्यान रखना, ये डबल वाला है। D इक्वल टू डबल और हेपेटाइटिस बी के लिए डबल वाला। वैसे अगर आपसे कोई एग्जाम से मैं पूछ ले कि हेपेटाइटिस से किसके द्वारा होता है, तो आप बताएंगे सीधा साधा आंसर कि ये वायरस के कारण होता है, लेकिन सब में टाइप अलग अलग है कि मतलब इनके ये किसकी वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है। स्पेशली जो हेपेटाइटिस बी है वो DNA डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस की वजह से ऐसा होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 8, पढ़ लें फिर आंसर बताएं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी किस रोग में दी जाती है? इन विच डिसीज इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART गिवन? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? एड्स। एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी दी जाती है वो एड्स में दी जाती है। हमने कई बार इसका जिक्र किया है, आपको पता होगा, पिछले वीडियो देख ले और डिटेल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें आप। बच्चों एवं किशोरों में मोटापे की सही सटीक पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज़ यूज टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई ओबेसिटी इन चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट्स? किसका उपयोग किया जाता है सही और सटीक जानकारी के लिए मोटापे की या बच्चों और किशोरों में? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, BMI का यूज किया जाता है। किसका? BMI का। BMI होता क्या है? एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसका नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। ओके, तो अब समझते हैं इसके बारे में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए, BMI का पूरा नाम बॉडी मास इंडेक्स होता है। ओके, इससे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं किशोरावस्था में जो होते हैं, किशोर बच्चे होते हैं, उनकी क्या होती है, इससे मोटापे की उनकी सही जानकारी प्राप्त की जाती है सटीक। किससे? BMI से। अब एक क्वेश्चन बनता है जिनका BMI 18 से 18.5 से 24.9 तक, 18.5 टू 24.9 तक अगर इसके बीच में होगा तो उन्हें कहा जाएगा वो बच्चे या वो लोग, वो एडल्ट क्या है, हेल्दी हैं। ठीक है, अगर इसके बीच में होगा BMI, अगर उनका BMI इतने के बीच में, कितने के बीच में, 25 और 25 से ज़्यादा है तो उनको कहेंगे ओवरवेट हैं। क्या है वो? ओवरवेट है। उनको अपना वेट कम करना चाहिए। अगर उनका BMI 25 है या 25 से ज़्यादा है तो वो ओवरवेट है। अगर मान लो कि 30 हो किसी का BMI, कितना, 30, तो हम कहेंगे वो क्या है, मोटापा से ग्रस्त है। ओबेसिटी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है, ये मोटापा से ग्रस्त होगा जिसका BMI 29 और 30 होगा। 25 होगा तो उसको ओवरवेट कहेंगे, और 30 होगा तो ओबेसिटी कहेंगे, मतलब मोटापा है उसको घोर वाला। अब यहाँ पर समझ ले BMI का फार्मूला क्या होता है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है ये। तो आप अगर लिखना चाहें तो इसे हिंदी में लिख ले, हम हिंदी में बोल रहे हैं। आप लिखेंगे BMI फार्मूला इजकल टू वजन kg में होगा। जो वजन होगा वो किस में होगा भैया? kg में होगा। ओके, अब फिर इसके बाद जो हाइट होगी वो मीटर स्क्वायर में होगी। यहाँ पर आप इस तरह लिखेंगे, ये मीटर स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ये हाइट जो होगी, पहले उनकी हाइट लिखेंगे कि कितने मीटर है। 2 मीटर है तो 2 मीटर, मतलब ऐसे होता नहीं सेंटीमीटर मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में नापेंगे तो मैं आपको बता दूं, तो जहाँ पर kg लिखा है यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिखेंगे। जहाँ पर
केजी लिखा है। मान लो आप हाइट को सेंटीमीटर में मापते हैं अपने घर में, तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर में यहाँ पर आप ग्राम में वेट लिखोगे। क्या? यहाँ पर आप ग्राम में वेट लिखोगे, ग्राम में फिर वेट ऊपर आएगा आपका, और नीचे क्या होगा, मीटर की जगह आप सेंटीमीटर का यूज करो, क्योंकि यूनिट सेम करनी पड़ती है। ओके, यूनिट क्या होता है, सेम करनी पड़ती है। वेट पहले केजी में लिखोगे तो नीचे मीटर स्क्वायर आएगा हाइट, और जब यहाँ पर वेट ग्राम में लिखोगे तो नीचे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन लेकिन लिख लेना, इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लें। दस्त में निम्न में से क्या सप्लीमेंट दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट इज गिवन इन डायरिया? कौन सा दिया जाता है? इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी है, और पूछा गया क्वेश्चन है। जस्ता दिया जाता है, हिंदी में जस्ता कहा जाता है, ध्यान रखिए। जिंक भी कहा जाता है। इसका केमिकल सिंबल Zn होता है। ओके, तो जो डायरिया में जो सप्लीमेंट दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, किसका, कौन से सप्लीमेंट का यूज किया जाता है? जिंक का यूज किया जाता है। ओके, तो ये बात आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें आप। कॉप्लिक स्पॉट निम्न में से किसके लक्षण हैं? कॉप्लिक स्पॉट आर द सिम्टम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके लक्षण हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये अक्सर रिपीट होता रहता है, यूपी में भी, राजस्थान CHO में भी, MP में भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, खसरा या मिजल्स। ओके, कॉप्लिक स्पॉट बच्चों में क्या होता है, जो इनर पार्ट होता है गाल का, उनका, ये उनका मुंह है, इनके गालों का जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, इसमें ब्राउन कलर के छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, उसी को कॉप्लिक स्पॉट कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। पढ़ लें फिर आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि बहुत अच्छे से बताया था हमने इसको। क्वेश्चन नंबर 12, गर्भवती महिला द्वारा किस विटामिन को कम मात्रा में लेने से बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है? इसी को ये लिखा है न्यूरल ट्यूब विकार, NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर लिखना चाहें तो लिख लें, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, हो जाता है, या यूँ कहेंगे न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो गर्भवती महिला द्वारा किस विटामिन को कम मात्रा में जब अगर वो लेगी तो उनके बच्चों में क्या होगा, NTD हो जाएगा, मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब विकार हो जाएगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पे मेंशन है। क्या? फॉलिक एसिड। कई बार बताया भी है, इसे फ्लोसिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B9 के नाम से। किस विटामिन के नाम से? विटामिन B9 के नाम से इसे जाना जाता है। तो अगर कोई भी प्रेग्नेंट वूमेन है, प्रेग्नेंट महिला है, अगर वो फॉलिक एसिड या विटामिन B9 कम मात्रा में लेती है तो उसके बच्चों में NTD होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लें। कितने सप्ताह से पूर्व जन्मा बच्चा प्री टर्म बच्चा कहलाता है? ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आपको याद कर लेना चाहिए। ओके, क्वेश्चन को कितने सप्ताह से पूर्व, यह सभी को आना चाहिए ये आंसर इसका। प्री टर्म बच्चा कहलाएगा कितने सप्ताह से पूर्व? ऑप्शन डी पे मेंशन है। ओके, 37 सप्ताह से पूर्व अगर बच्चे ने जन्म ले लिया है, या डिलीवर्ड हो गया है, या जन्म ले लिया है, जन्मा है, तो उसे क्या कहेंगे? प्री टर्म बेबी कहेंगे। ये स्पेलिंग लिखी है, दोनों लिख लेना हिंदी इंग्लिश में। ओके, प्री टर्म बेबी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है एग्जाम्स में। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ द मिल्क? काफ़ी सिंपल है, सभी को आता होगा, लेकिन इस पर ऑप्शन में दिया नहीं किया मैंने। यहाँ पर लिख लेना आप 20। कितना? 20। गलती हो गई थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे? 20 लिख लेंगे। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी? 20। तो आप इसका जो आंसर लिखेंगे, आंसर सही लिखा है, ठीक है। दूध के जो दांतों की संख्या होती है ना, वो कितनी होती है? 20 होती है। इसी को डेसिडस टीथ कहा जाता है, प्राइमरी टीथ कहा जाता है, टेम्पररी टीथ कहा जाता है, ठीक है। किस किस नाम से जाना जाता है? डेसिडस टीथ, टेम्पररी टीथ और दूध के दांत, मिल्क टीथ, इन नामों से इसे पुकारा जाता है। ये टोटल दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। यहाँ पर 12 की जगह आप 20 लिख लेना, ठीक है, अगर लिखना हो, बाकी से हम करेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पर 20 लिखें, आंसर बता दिया, आंसर राइट है 20। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे दिया गया, बच्चों में पूरक आहार शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टार्ट द सप्लीमेंट्री फीडिंग इन चिल्ड्रेन? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? 6 मंथ आफ्टर, 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद क्या है, बच्चों में क्या है, उनको पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। ओके, लेकिन कई जगह दिया गया ये क्या नाम 4 से 6 महीने के बीच में, लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल आंसर पे मार्क करना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 6 महीने के बाद। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख लें, कोई भी नंबर लिख लें। 16 नंबर है, किस रोग से पीड़ित रोगी के मस्तिष्क में नेग्री बॉडीज बन जाते हैं? नेग्री बॉडीज आर फॉर्म्ड इन द ब्रेन ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विच डिसीज? क्या होगा इसका राइट आंसर? कल का क्वेश्चन है ये हमारा, पिछले वीडियो का, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। तो आप देख लें, नेग्री बॉडीज आर फॉर्म्ड इन द, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, रेबीज में बन जाते हैं। किसमें? रेबीज में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि नेग्री बॉडीज किस में बन जाते हैं, किस डिसीज में, तो आप ध्यान रखना, छोटी मोटी बात है ये, रेबीज में बन जाते हैं। किसमें? रेबीज में। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसे याद कर लें। अब समझ लेते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी बातें हैं। नेग्री बॉडीज आर द क्लासिक हिस्टोपैथोलॉजिक फीचर ऑफ द रेबीज डिसीज। हिस्टोपैथोलॉजिक फीचर्स के बारे में बताया गया है। इस पे होता क्या है, इससे जो रेबीज डिसीज से होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। यहाँ पर लिखा है मोस्ट नेग्री बॉडीज आर राउंड और दी ओवल। तो ये राउंड होंगी या ओवल होंगी, अंडे के आकार में होंगी या राउंड होगी, इसकी जो जानकारी प्राप्त की जाती है वो हिस्टोपैथोलॉजिक के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ओके, और इसी के माध्यम से पता किया जाता है ये राउंड होगा कि ओवल होगा। मतलब इसके जो टिश्यू होते हैं वो राउंड होंगे कि ओवल होंगे, जब आपको ये रेबीज डिसीज हो जाएगी। ओके, और ये किस में देखने को मिलेंगे? रेबीज डिसीज में जो देखने को मिलते हैं वो नेग्री बॉडीज देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर समझ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये लिखा है रेबीज इज अ वायरल इन्फेक्शन। कैसा इन्फेक्शन है? वायरस के माध्यम से होता है। और प्रभावित किसको करता है? ये ब्रेन को प्रभावित करता है। ओके, और होता किसके द्वारा है? ये पशुओं के द्वारा होता है। पशुओं में कौन आएगा? कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, भेड़िया। ओके, आप लिखेंगे कैट, मंकी, डॉगी, ठीक है, और फॉक्स। इतने जानवर से लिख लें, इतने काफ़ी हैं आपके लिए, ठीक है, इतने से हो जाता है। फॉक्स से, कैट से, मंकी से, डॉग से। हिंदी में लिख लें, लोमड़ी से, बिल्ली से, कुत्ता से, बंदर से काटने से रेबीज वायरस आपके बॉडी में चला जाता है। ओके, तो ध्यान में रखना है, इसके इंजेक्शन भी लगवाए जाते हैं। और इस बीमारी से ग्रसित लोगों को क्या होता है? पानी से डर लगता है। उस बीमारी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्या? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब है बेवजह पानी से डरना। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। ये सभी बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। नेग्री बॉडीज़ किस में पाए जाते हैं, किस बीमारी में या किस में पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखना, रेबीज में पाए जाते हैं। इतनी ही बात याद कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं। जो बताया किसके माध्यम से हो जाता है और ये कैसी बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने से हो जाता है, इतनी बात ध्यान में रखनी है। अब आपको एक बात और माइंड में अपने पिन करना है कि ये कहाँ कहाँ बॉडी को प्रभावित करता है। ये क्या होता है? मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन, इसमें सूजन आने लगती है। जब आपको ये जानवर काटेंगे तो रेबीज डिसीज हो जाएगी, तो आपके स्पाइनल कार्ड को भी प्रभावित करेंगे। ओके, स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करते हैं, इसमें भी सूजन आ जाती है और ब्रेन में भी सूजन आ जाती है। ये आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि आपको पता नहीं हो सकता कि जो रेबीज डिसीज होती है इससे क्या प्रभावित होता है। हाइड्रोफोबिया तो आपको पता हो सकता था कि आपको ये हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है, पानी से डर लगता है। लेकिन जो बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम आती है ना, तो ब्रेन में सूजन आने लगती है और स्पाइनल कार्ड में भी सूजन आने लगती है। तो इन दोनों में क्या होती है? सूजन आ जाती है। ये रेबीज के अफेक्ट होते हैं। ओके, अफेक्टेड होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 16। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप डाल लेना अपने हिसाब से क्वेश्चन जो भी हो। ये 18 क्वेश्चन होगा। अब आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको बताना है इसका आंसर। जन्म के समय 1 किलोग्राम से कम वजन वाले शिशु में विटामिन के की कितनी खुराक दी जानी चाहिए? व्हाट डज ऑफ द विटामिन के शुड बी गिवन एन इन्फेंट वेविंग लेस दैन 1 kg एट बर्थ? ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में है, नर्सिंग स्टाफ में। आपको बताना है, जरूरी नहीं कि ये नर्सिंग स्टाफ में पूछा है, ANM में ना आए, CHO में ना आए, कोई भी क्वेश्चन किसी के एग्जाम्स में आ सकता है। जैसे कि अभी हमने उदाहरण दे के आपको बताया था, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन किसी के एग्जाम्स में आ सकता है क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल्स होता है काफ़ी हाई होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये मत सोचे कि हमारी सीमा यहीं तक है। ओके, कंपटीशन की कोई सीमा नहीं होती, आपको अधिकतम पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हम अच्छा प्रयास करते हैं आपको जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और समझाने का, क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है, बहुत ज़्यादा टफ होती है। ओके, मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है बहुत ज़्यादा टफ होती है, समझना सबकी बस की बात नहीं है। ओके, क्योंकि हर एक मोड़ पे एक नया वर्ड जरूर होता है यहाँ पर। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ख़ासकर जो कोर्स आप पढ़ते हैं आपको उसका कई बार रिवीजन करना चाहिए। भले ही आप 2-4 चैनल से ना पढ़ें, लेकिन जिस चैनल से भी आप पढ़ें, जहाँ भी आप पढ़ें, उसको आप कई बार पढ़ें। ओके,
उसको आप जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आएगी। ओके, तो ध्यान रखना, प्रैक्टिस से ही आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और पेपर कुछ ज़्यादा टफ नहीं होते, आप इन्हें सॉल्व करते रहेंगे, निरंतर पढ़ते रहेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप तैयारी अगर कर रहे हैं, आपको जॉब चाहिए, तो आपको क्या है, हमेशा रोज़ चाहे आप 1 घंटे पढ़ें, डेली पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप बीच में छोड़ देते, जो भी चैनल्स पढ़ते हैं, तो आपको क्या है, वो चीज़ें अलौकिक लगती हैं। आपको लगता है कि पता नहीं ये मंगल ग्रह से लाके क्वेश्चन रख दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, ये क्वेश्चन इसी धरती के हैं, यहाँ यहीं बनाए गए हैं। ओके, तो आपको डेली पढ़ते रहना चाहिए, चाहे आप 1 घंटा ही निकालें। 24 घंटे का टाइम होता है, 8 घंटे की अगर आप ड्यूटी भी कर लें, तो आप अपनी ज़िंदगी के लिए आपको 1 घंटे देना चाहिए। वैसे भी आपको निरंतर सीखते रहना चाहिए लाइफ में। ओके, इससे आपको जॉब पाने में आसानी होगी। आप जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, करते रहें, जो भी कर रहे हैं। आपके पास समय कम है, नहीं है, फिर भी आप 1 घंटे अपनी लाइफ के लिए निकालें। ज़्यादा चैनल्स नहीं पढ़ पाते, किसी को भी रिफ़र करें आप। आपको लगता हो कि हाँ, हमें यहाँ से कुछ मिलता है, हमें यहाँ से कुछ अच्छी ज़्यादा जानकारी मिलती है, इस पे इतने वीडियो हो गए हैं जो हमारे लिए पर्याप्त हैं, हम इन्हीं का रिवीजन्स कर रहे हैं, हमारा रिवीजन भी हो रहा है, तो आप ज़्यादा इधर उधर भागेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होगी, आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ओके, आपको खुद ही समझ में आता होगा कि कौन बंदे को ज़्यादा डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या नहीं पता है उसको, और किस हिसाब से वो पढ़ा लेता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना है, आपको नहीं भागना है। कहीं भी पढ़ें, कुछ किसी भी बुक से पढ़ें। ओके, ना ज़्यादा रिसोर्सेज कभी अपनाएं। ठीक है, कम अपनाएं, उनको कई बार पढ़ें, यही सफलता का मूल मंत्र है। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, जो लोग भी जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, वो लोग क्या करें, वो जाएँ हमारे नेक्स्ट चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। वहाँ पर आज हमने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कवर किए हैं, क्योंकि सभी के नर्सिंग एग्जाम्स के जितने भी अब होने लगे एग्जाम, सब में क्या है, 10 से किसी में 10 नंबर की, किसी में 20 नंबर की जीके आ रही। खासकर हम आप लोगों को वहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए टारगेट है। तो ध्यान रखिए, सभी लोग जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें, और जाके वहाँ पर जीके जीएस भी पढ़ सकते हैं। जो भी पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट करें, वहाँ पर जैसे ही टाइम मिलता है, हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ मैं पढ़ा सकता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू।